वेलकम टू दिस NJSA। ये आपको पार्ट 13 होगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर ऐसे आपको है इसके अंदर जो ऐसे देखिए, समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा, अनिरुद्ध कुमार ने कहा था। फिर देखिए, भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के स्तर पर इतनी विविधताएं हैं जो भारत को एक देश के रूप में नहीं, देशों के देश के रूप में स्थापित करती है। आज़ादी के बाद देखिए, आज़ादी के बाद भारत गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा जैसी मूलभूत चुनौतियों का सामना कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद की आग में भी जल रहा था। इसी समय एक अमेरिकी मैगजीन अटलांटिस में एक लेख छपा था, जिसमें बताया गया भारत इतनी समस्याएं हैं कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। यहाँ लोकतंत्र को बनाए रखना संभव नहीं है। इतनी विविधता को बनाए रखने के लिए भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही ऑटोक्रेटिक शासन उपयुक्त होता। एक तब का भारत था और एक अब का भारत। भारत को न केवल अपने लोकतंत्र को ही बनाए रख नहीं देखिए, एक तब का भारत था और एक अब का भारत है। भारत ने न केवल अपने लोकतंत्र को ही बनाए नहीं रखा, वरन विविधता को सुरक्षित रखने के साथ उसका पोषण भी किया। हमने सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की। शिक्षा का जो 1950 के दशक में 18% था, उसे 74% तक लेकर आए। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों का बोलबाला था, जिसके कारण जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, उसे आज बढ़ाकर 67 वर्ष किया। यह हमारे अथक मेहनत एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ही परिणाम था। आर्थिक क्षेत्र में आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। पिछले 1 दशकों से हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से ऊपर रही है। गरीबी के स्तर को 1950 के 70% के आंकड़े से 2011-12 के 22.9% तेंदुलकर कमेटी के अनुशंसाओं के अनुरूप लेकर आए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र को लगातार मजबूती मिली है। जनता के अधिकारों को सुरक्षित एवं पोषित किया गया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण को तेज किया गया है। प्रशासनिक दक्षता एवं प्रभाविता में भी सुधार हुआ है। उपरोक्त सफलताओं के बावजूद आज भी भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। खासकर सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं और अर्थव्यवस्था की प्रगति पर भी लगाम लगाई है। आज भारतीय समाज की विविधता ही देखिए, आज भारतीय समाज की विविधता ही भारत की चुनौती बनी हुई है। समाज में जाति विभाजन तो पूर्व से ही रहा है, परंतु वर्तमान में इसकी तीव्रता बढ़ी। आज जातियों के बीच संघर्ष बढ़े हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनकर निम्न जातियाँ, जहाँ सत्ता के विभिन्न पक्षों में अस्त्रों पर अपने को काबिज कर रही है, वहीं उच्च जातियाँ अपने सत्ता के बंटवारे को लेकर तनाव महसूस कर रही है। इसी के साथ ही निम्न जातियों का पिछड़ापन भी उन्हें सरकार एवं प्रशासन के प्रति आंदोलित होने को बाध्य कर रहा है। यही कारण है कि जातीय संघर्ष, नक्सलवाद आदि तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में रणवीर सेना एवं माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC के बीच खुनी संघर्ष को कौन भुला सकता है। केवल जाति नहीं, धर्म में भी आज भारतीय समाज के समक्ष चुनौती बना हुआ है। खासकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच व्याप्त ऐतिहासिक अविश्वास, गुजरात दंगे, मुजफ्फरपुर दंगों के आदि के रूप में परिणित होता दिख रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पे है, इसके बाद परिणित होता दिख रहा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या, इसने समाज में विभाजन की खाई को गहरा किया है। प्रसिद्ध विद्वान सालिंग हैरिसन मानते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें तोड़ना कठिन है। जाति एवं धर्म की तरह भाषाई विवाद भी ऐसा मुद्दा रहा है जिसने लगभग 1 शताब्दी से भारत को भयभीत करके रखा है। स्वतंत्रता के बाद से भाषा को लेकर कई आंदोलन हुए। खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं हिंदी थोपे जाने के विरोध में जनमत को उग्र विरोध प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज भी भाषा एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बांग्ला भाषा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनिवार्य बनाए जाने पर तीव्र विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें जान माल की व्यापक क्षति हुई। इन सभी
इन सभी निर्यातित तत्वों में व्याप्त विविधता ने भारतीय समाज में संघर्ष को तेज किया। आज जहाँ समान सिविल संहिता यूसीसी की मांग को लेकर बहुसंख्यक समुदाय में आक्रोश है, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय में भय है कि कहीं इससे उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान आइडेंटिटी नहीं छीन जाएगी। इसी तरह पिछले कुछ समय में गाय भी एक प्रमुख विषय बना है। गोरक्षा के नाम पर बने समूह द्वारा होने वाली हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। कश्मीर और पूर्वोत्तर में अलगाववाद की भावना का मुख्य कारण उनका पिछड़ापन है, उनके साथ होने वाला भेदभाव है। आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को जातीय नस्लीय नामों से पुकारा जाता है, जो उनमें शेष भारत के प्रति क्षोभ पैदा करता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय महालनोबिस मॉडल पेश किया गया था, जिसमें संकल्पना व्यक्त की गई थी कि समय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बने पहचान लुप्त हो जाएंगे। विकास धर्मनिरपेक्ष गति से आगे बढ़ेगा, परंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। शायद हम उस राष्ट्र की संकल्पना से दूर जा रहे हैं जिसका स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आज जरूरत है कि भारत अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विविधता को प्रोत्साहित एवं सुरक्षित करे। जातिवादी समाज को किसी भी स्थिति में आदर्श समाज नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माता ने संविधान में समानता का लक्ष्य रखा, आरक्षण के संदर्भ में सकारात्मक भेदभाव की नीति, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अपनाई। आज भी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इनकी स्थिति में सुधार के प्रयास कर रही है। आज ये रोजगार ढूंढने वाले न बनकर बल्कि रोजगार को पैदा करने वाले बने हैं। इसके दैत्य कैपिटलिज्म को प्रोत्साहित कर इनमें उद्यमिता का विकास किया जा रहा है। इसी तरह विकास की धारा में पिछड़े बन रहे जनजाति समुदाय को भी मुख्य धारा में लाना होगा। उनके जड़ जंगल जमीन पर उनके अधिकारों को मान्यता देनी होगी। उनकी सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो गरीबी, भूखमरी, नक्सलवाद, जातीय संघर्ष जैसे संकट प्रभावहीन हो जाएंगे। हो जाएंगे। देखिए क्या आज ज़रूरत है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म की जगह समावेशी राष्ट्रवाद, इंक्लूसिव नेशनलिज्म की संकल्पना को बल प्रदान करें। ऐसी राष्ट्रवादी भावना जिसमें समाज के सभी समूह एवं वर्गों की भागीदारी हो। नाजीवाद एवं फांसीवाद भी राष्ट्रवाद के रूप थे, पर घिनौने रूप थे। देखिए नाजीवाद एवं फांसीवाद भी राष्ट्रवाद के रूप थे, पर घिनौने रूप थे। वहाँ गांधी और नेहरू का राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद था, समावेशी राष्ट्रवाद था। क्योंकि ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त कराने का काम किसी एक समूह या एक जाति या किसी एक धर्म ने नहीं, वरन सभी जातियों, सभी धर्मों ने मिलकर किया था। आज भी हमारे समक्ष देखिए यहाँ पर क्या कि आज भी हमारे समक्ष ब्रिटिश शासन तरह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि विघटनकारी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें भारत पिछले 70 वर्षों से आज़ाद होने का प्रयास कर रहा है। परंतु ये प्रयास तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने को एक विशिष्ट जाति या एक विशिष्ट धर्म या विशिष्ट भाषाई समूह के सदस्य मानते रहें। हमें इन संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठकर एक राष्ट्र नागरिक के रूप में अपने को पहचानना होगा। इस समय मुझे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की एक कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की कुछ पंक्तियाँ याद आती है। जहाँ दिलो दिमाग पर खौफ का साया ना हो, जहाँ सर गर्व से उठे हो, कोई सर शर्म से झुका ना हो। जहाँ दिलो दिमाग में खौफ का साया ना हो, जहाँ सर गर्व से उठे हो, कोई सर शर्म से ना झुका हो। जहाँ ज्ञान को बंधनों में ना बांधे इंसान, जहाँ छोटी छोटी सरहदों में ना बटा हो जहान। हे परमपिता परमेश्वर, भारत को एक गहरी नींद से जगाकर एक नवयुग में उद्धार करो। बहुत अच्छी बात है कि जहाँ दिलो दिमाग पर खौफ का साया ना हो, जहाँ सर गर्व से उठे हो, कोई सर शर्म से झुका ना हो। जहाँ ज्ञान को बंधनों में ना बांधे इंसान, जहाँ छोटी छोटी सरहदों में ना बांटे हो ना बटा हो जहान। हे परमपिता परमेश्वर, भारत को एक गहरी नींद से जगाकर एक नवयुग में उद्धार करो। फिर आपको देखिए आप क्या नव प्रवर्तन मतलब नवाचार जिसको बोलते देखिए नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मूल निर्धारक है। तो इसमें जो कहा गया सबसे पहले बात इसको देखिए, इसका हेडिंग नोट कर लीजिए। देखिए ये कहा गया कि नव प्रवर्तन अर्थात नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मूल निर्धारक है। नव प्रवर्तन नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मूल निर्धारक है। गौरव सौगरवार ने कहा था। देखिए आ नो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत। देखिए आ नो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत, अर्थात विश्व की सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचारों को हमारी ओर आए। आ नो भद्रा
आ नो भद्रा कर्तवो यन्तु विश्वस्त, आ नो भद्रा कर्तवो यन्तु विश्वस्त, विश्वस्त अर्थात विश्व की सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचारों को हमारी ओर आए, अर्थात विश्व की सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचारों को हमारी ओर आए, श्रेष्ठ विचार हमारी ओर आए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद में कही गई यह उक्ति, ऋग्वेद में कही गई इस उक्ति में श्रेष्ठ विचारों का अभिप्राय न सिर्फ दूसरे के विचार बल्कि अपने स्वयं के विचारों से भी है। विचारों का नयापन ही व्यक्ति, देखिए विचारों का नयापन ही व्यक्ति समाज राष्ट्र के लिए उर्वरक का काम करता है, न परिवर्तन। देखिए यहाँ पर क्या कि न परिवर्तन इसी महत्व को रेखांकित करते मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा भी है कि जीवन की दौड़ में बने रहने के लिए आपको दौड़ना चाहिए, जीवन की दौड़ में बने रहने के लिए आपको दौड़ना चाहिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलना चाहिए, अगर आप चल नहीं सकते तो लेना चाहिए। सारांश ये कि गति का नाम ही जीवन है। लगभग सभी संस्कृतियों में यह माना गया कि मनुष्य और जानवरों के बीच विभेद करने वाला प्रमुख कारक उसका मस्तिष्क है। यही मस्तिष्क मनुष्य को सृजनात्मक शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के वे सृजनात्मक विचार जो कुछ नयापन लाते हुए उसे पूर्व काल से पृथक करते हुए प्रगति के पथ प्रदर्शक बनते हैं, नव परिवर्तन या नवाचारी कहलाते हैं। देखिए नव परिवर्तन समाज की परंपरागत और प्रगतिशील, नव परिवर्तन समाज की, देखिए यहाँ पर क्या है कि नव परिवर्तन समाज की परंपरागत और प्रगतिशील मानसिकता के बीच विभेद करता है। इस विभेद को पुष्ट करने के लिए कहा भी जाता है कि विश्व की अभी तक की विकास यात्रा में 3% नवोन्मेषी समाज ने इसे 97% परंपरावादी समाज को मार्ग दिखाया है। देखिए नव परिवर्तन समाज की परंपरागत और प्रगतिशील मानसिकता के बीच विभेद करता है। इस विभेद को पुष्ट करने के लिए कहा भी जाता है कि विश्व की अभी तक की विकास यात्रा में 3% नवोन्मेषी समाज ने नवोन्मेषी समाज ने इसे 97% परंपरावादी समाज को मार्ग दिखाया है। प्राचीन काल से आर्थिक समृद्धि में नव परिवर्तन की भूमिका को स्वीकारा जाता है, चाहे वह मनुष्य के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में तब्दीली हो या फिर 18वीं सदी में यूरोप की वाणिज्यिक क्रांति का औद्योगिक क्रांति बदलना हो। इन सभी में नव परिवर्तन ने प्रेरक का कार्य किया है। वर्तमान समय कृषि, जगह निर्माण और सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। नव परिवर्तन के कारण नित्य नए विचारों से नित्य नई प्रौद्योगिकियां जन्म ले रही है। इन नवीन प्रौद्योगिकियों, नैनो, बायो, साइबर, अंतरिक्ष के कारण जहां पलक झपकते ही दूसरी दुनिया का आभास होता है, वहीं यह आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा दे रहा है। नवीन विचारों की महत्ता बल देते हुए अब तो यह कहा जाने लगा है कि अपने विचारों को मत मरने दो, ये करोड़ डॉलर का हो सकता है। कॉपीराइट, पेटेंट, हैंडमार्क इत्यादि का बढ़ता पंजीकरण अब तो चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका आधार भाप का इंजन, कार का इंजन, सॉफ्टवेयर उद्योग न होकर नव परिवर्तन नवीन विचार होंगे। फिर देखिए यहाँ पर वर्तमान अर्थव्यवस्था की समृद्धि, वर्तमान अर्थव्यवस्था के समृद्धि इंजन माने जाने वाले सनराइज उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, खाद्य प्रसंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, रोबोटिक्स उद्योग के विकास के पीछे भी नव परिवर्तन का हाथ है। देखिए इसकी सहायता से नगरों को स्मार्ट नगरों में बदला जा रहा है। इसी तरह नव परिवर्तन से न सिर्फ मानव जीवन की परेशानियों को कम करने में मदद मिली है बल्कि मानव जीवन को आसान और सुखमय बनाया जा रहा है। आपदा के तीनों चरणों पूर्व, दौरान और पश्चात नव परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सका है। यह नव परिवर्तन का ही असर है कि जापान में 6.5 रिक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है, 6.5 रिक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है, जबकि भारत में भूज जैसी तबाही ला सकता है। अब आगे हम देखिए क्या कि साच बात इसमें कहा गया। देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन, जैसी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का आविष्कार ने न सिर्फ रोगों की संभावना को कम किया बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली की भावी विकास का रोडमैप तैयार कर दिया। जेनेरिक औषधि, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग जैसे प्रयोगों ने यह प्रक्रिया अभी भी जारी है के प्रयोगों से देखिए यहाँ पर क्या है कि जेनेरिक औषधि, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग जैसे प्रयोगों से यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस तरह स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने में प्रयासरत है। सामाजिक कल्याण हेतु प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं तथा स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय को स्थापित करने में नव परिवर्तन ने योगदान दिया है। सोशल मीडिया जैसे नवीन प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति का अधिकार को बढ़ावा दिया है। नव परिवर्तन के आर्थिक एवं निवित्तीय पहलू को देखते हुए खोजकर्ता को इसका अधिकार दिया जाने लगा, जिससे शारीरिक श्रम के साथ मानसिक श्रम की महत्ता स्थापित हुई। बढ़ती सामाजिक जटिलता के साथ गिरते पारिवारिक मूल्यों को बचाने के लिए जर्मनी का ऑल जनरेशन सेंटर जैसे नव परिवर्तन अहम है, जहाँ वृद्ध लोग बच्चों की देखभाल करते हैं। अगर आप भारत के संदर्भ में की जाए, तो भारत को देसी जुगाड़ों का देश माना जाता है, जो यह नव
प्रवर्तन की स्वीकार्यता को दिखाता है। इस नव प्रवर्तन को भारतीय समाज की सहिष्णुता सर्वग्रहणशीलता ने बढ़ावा दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण से आधुनिक के रूपांतर में सूक्ष्म क्षेत्र से भारी उद्योग सूक्ष्म क्षेत्र से भारी उद्योग को बल देने में किसानों ने देश को सॉफ्टवेयर उद्योग का सिरमौर बनाने में नव प्रवर्तन का योगदान किसानों के देश को सॉफ्टवेयर उद्योग का सिरमौर बनाने में नव प्रवर्तन का योगदान रहा है। कृषि क्षेत्र में जैविक खेती SRI पद्धति, जलीय कृषि, नवीन किस्मों का विकास इत्यादि में किसान नवीन विचारों को दिखा रहा है। देसी फ्रिज एवं एयर कंडीशनर जैसे आविष्कारों ने न सिर्फ इसे वहनीय बनाया बल्कि इसे पर्यावरण की दृष्टि से भी दहनीय बनाया है। फिर देखिए भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य से लोगों के सशक्तिकरण, भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य से लोगों की सशक्तिकरण करने वाले राज्यों बदलने में भी नव प्रवर्तन की भूमिका इसके कारण ही देखिए इसके कारण ही भार माने जाने वाली महिलाएं अब भार ढोने वाले की भूमिका में आ चुकी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आए परिवर्तन कारण टेली शिक्षा और टेलीविजन जैसे नव प्रवर्तन दूरस्थ क्षेत्रों तक समताकारी समाज बनाने में सहायता प्रदान की है। इसी तरह न्यायिक क्षेत्रों को जनहित याचिका PIL की अवधारणा न्याय की अवधारणा को सर्वांगीण बनाने में सहायता प्रदान की है। देखिए ये प्रदान की है। वहीं मनरेगा जैसे नव प्रवर्तनकारी कार्यक्रम सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। नव प्रवर्तनकारियों की प्रकृति मानव को सिर्फ सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया है। नव प्रवर्तनकारियों की प्रकृति मानव को सिर्फ सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया बल्कि सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब लोग अपनी जेब में मोबाइल बैंकिंग लेकर चलते हैं तो यह बैंक उतनी आसानी से हैकरों की मदद में है। नव प्रवर्तन ने जहां डिजिटल लाभांश को बढ़ावा दिया वहीं इसने डिजिटल डिवाइस को बढ़ावा दिया। अब अगर पलक झपकते ही सपने सच होते हैं तो पलक झपकते ही तबाही या परमाणु हथियार, जैविक हमले, साइबर हमले भी आ सकती है। देखिए फिर नव प्रवर्तन को एकमात्र निर्धारक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि नवीन विचारों को यहाँ पर देखिए जो कहा गया क्योंकि नवीन विचारों को क्योंकि नवीन विचारों को स्वीकार करना और आगे बढ़ाना बहुत हद तक समाज पर निर्भर करता है। यूरोपीय समाज और नवीन विचारों को जगह देने के कारण ही वहाँ पुनर्जागरण आया, जबकि अरब समाज द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जाने से वह पीछे रह गया, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने की वजह से जबकि अरब समाज द्वारा ऐसा नहीं किए जाने की वजह से वह पीछे रह गया। इसी तरह एक ऐसी दुनिया में जहाँ सभी संबंध आपको अर्थतंत्र से निर्धारित होते हैं, वहाँ विचारों को अमली जामा पहनाने में भी आपको बहुत धन की वहाँ विचारों को अपनी जगह पहनाने में भी धन अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए समाज की सहिष्णुता, वैचारिक खुलापन एवं लैंगिक समानता का अन्य प्रमुख निर्धारक है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें नवोन्मेषी करना होगा, उन्हें नवोन्मेषी बनाना होगा, नवोन्मेष पर किए जाने वाले खर्च को बढ़ावा देना होगा। अभी नवोन्मेष पर भारतीय GDP का 1% खर्च होता है, 1% आपको खर्च होता है। इसे बढ़ाकर दक्षिण कोरिया आपको दक्षिण कोरिया के समान 7% स्तर पर ले जाना होगा। देखिए इस दिशा में सरकार द्वारा घोषित IRR नीति प्रशंसनीय है, जिसमें नव प्रवर्तन हेतु पंजीकरण इस देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें मेक इन इंडिया पहल के समान इनोवेटिव इंडिया पहल आरंभ करने की जरूरत है। इस तरह सारांश रूप हमें महात्मा बुद्ध के कथानुसार अपने या दूसरों के विचार और प्रवर्तनों को तर्क बुद्धि पर देखे जाने की जरूरत है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप इस सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि हमें महात्मा बुद्ध के कथानुसार अपने या दूसरों के विचार और मानव प्रवर्तन के तर्क बुद्धि पर देखे जाने की जरूरत है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए आप 48 में आपके यहाँ पर है